हमने लड़कियों को रोते हुए देखा है, हमारे कपड़े फटते हुए देखे हैं। अमजद खान साहब को लोगों ने अमजद खान कम बोला, गब्बर ज़्यादा बोला। बहुत मुश्किल है फिल्म इंडस्ट्री में रियल फ्रेंड्स बनाना। यहाँ पे लोग बदलते बहुत जल्दी हैं। लोग नेताओं को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, बट मुझे लगता है नेता अभिनेता से कहीं ज़्यादा रियल होता है। किसी भी प्रोड्यूसर में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई एक्टर आता है और अपना, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि कभी किसी ने ऐसा या इस तरह की सिचुएशन में आया कि कोई मुझे निकालने की सोचे या निकालने की बात करे या कुछ ऐसा करे मेरे साथ। मुझे लगता है कि अनुपमा हैज़ डन इट्स रन। आई थिंक 4 साल जब तक मैं था तब तक तो मुश्किल से 1 या 2 बार ही वो पहली पोजीशन से ड्रॉप हुआ है। खिलाड़ी 420 से सफर शुरू कर कर बनाई अपनी पहचान। यकीन मानिए सिंह इज किंग बनकर पर्दे की बढ़ाई शान। ओटीटी से लेकर मॉडलिंग फिल्मों तक अपने सक्सेस के गाड़े झंडे। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली सुधांशु पांडे सर। वेलकम टू टेली चक्कर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, आपने मॉडलिंग करी, टीवी किया, ओटीटी करा, फिल्म किया और हर एक फेज में आपने सक्सेस अचीव किया है और हर एक एक्टर का ड्रीम होता है। तो इन सब फेज में आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़, कौन सा फेज एंजॉय किया और कहाँ, कौन से फेज में कंफर्टेबल आप फील हुए? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा फेज़ जो मैंने एंजॉय किया वो वाले फेज़ थे जब मैं कुछ नहीं कर रहा था। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि मैं जब कुछ नहीं कर रहा था, जो सो कॉल्ड लो फेजेस होते हैं एक्टर के लाइफ में या किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में, मुझे उस वक्त बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हो रही थी। तो मैं अपने आप की जर्नी, वो वाली जर्नी देख रहा था जब मुझे मालूम था कि मैं इस जर्नी में ग्रो हो रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट, हर तरह से मैं ग्रो हो रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो मैंने हमेशा वो फेज़ बहुत इन्जॉय किया। बिकॉज जब आप अच्छे फेज़ में हैं तब तो आप इन्जॉय कर ही रहे हैं, हाँ, लेकिन वो क्या होता है, वो बहुत क्षण भंगुर होता है। वो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। बट वॉट स्टेज विद यू आर द टाइम्स वेयर, जब आप कंस्ट्रक्ट होते हैं, यू नो, दोज आर द टाइम्स दैट यू रियली एंजॉय एंड रिमेंबर ऑलवेज। सर कोई ऐसा बोलता नहीं है कि जब काम नहीं मिलता है सब टेंशन में होते हैं, तो आपने उस चीज़ को कैसे डील करा, मतलब कैसे वो फेस निकाला भी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमको हर वो चीज़ को ना एंजॉय करना, उससे डील करना सीख लेना चाहिए। बिकॉज जो लाइफ की रियलिटी है वो ये है कि समय कभी एक सा नहीं रहता है, हमेशा एक सा नहीं रहता है। अगर आपका अच्छा समय है तो फिर समय थोड़ा सा हल्का भी होने वाला है आगे, है ना? तो हमको हमेशा रेडी रहना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई अभी बहुत अच्छा फेज चल रहा है, एक समय आएगा जब ये फेज थोड़ा हल्का पड़ेगा और तब आपको। सर तो ये तो आपने तो वैसे भी 16-17 साल में काम शुरू कर दिया था, इतना तो 19 किसी, साल, 19 साल, 19 साल 19 में, साल। तो इतना तो किसी के पास भी होता ही नहीं है कि यार ऐसा प्रिपेयर होना है। तो शुरू-शुरू में मैं ये कहूँगा कि 19 साल की उम्र में जब मैंने काम शुरू किया था, तो पहले के मुझे लग रहा है 4-5 साल तो ऐसे ही निकल गए थे, यू नो? क्योंकि मैं आया, मैंने मॉडलिंग की, मैंने सारे बड़े कैंपेन्स किए, बड़ी से बड़ी ब्रांड्स को मैंने एंडोर्स किया, बड़े से बड़े फैशन शोज़ किए, नेशनल, इंटरनेशनल हाँ, डिज़ाइनर्स के साथ सब कुछ किया। फिर शादी भी कर ली 22 साल की उम्र में, फिर बॉम्बे भी आ गया मैं। हाँ। बॉम्बे आने के बाद भी यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली वो एड फ़िल्म्स और वो सब करता रहा, कभी कुणाल कपूर के साथ, कभी कैलाश रविंद्रनाथ के साथ, कभी किसी के साथ। तो ऐसे लगातार मैं काम करता रहा, 4-5 साल तो ऐसे ही निकल गए लाइफ़ के। 5 साल निकलने के बाद जब मैंने एक्टिंग के प्रोफ़ेशन में प्रोफ़ेशनली मतलब कदम रखा, उसके बाद से चीज़ें बदलना शुरू हुई। बिकॉज़ एक्टिंग इज़ अ फार मोर डिफरेंट। कॉम्पिटिटिव, फार मोर डिमांडिंग जॉब। तब थोड़ा आटे दाल का भाव तब समझ में आना शुरू हुआ। और उसके बाद क्योंकि वो एक ऐसा खून है जो एक्टर नाम के शेर के मुंह में लग जाता है कि वो फिर आप और कुछ नहीं कर सकते, फिर देन यू आर एडिक्टेड टू इट। फिर देन आप बेहतर से बेहतर करना चाहते हो। तो आई वाज लकी दैट आई गॉट वेरी गुड प्रोजेक्ट्स राइट इन द बिगिनिंग, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द competition, because of the city that you live in, because of the everyday so many issues that you हसल। have to face, the hustle that you go through, it keeps punching you in the face. Over a period of time आपको उसकी आदत लगने लगती है कि हाँ यार, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है।
ज़िंदगी थोड़ी समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी थी, हाँ, क्योंकि मैं फैमिली। फैमिली थी मेरी। तो मेरे लिए वो डबल स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती थी। जब भी मेरे ऊपर स्ट्रेस हुआ, मुझे ये स्ट्रेस नहीं था कि यार मैं, अरे यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं ये भी सोचता था कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो फिर फैमिली का क्या, यू नो। So there is so much more pressure that I've dealt with than a normal person would have in their lives. But मुझे लगता है कि यही this has been a God's gift to me, because वो जो प्रेशर था मेरे ऊपर, मुझे लगता है वही एक ऐसी अग्नि थी जिसमें मैं तपा हूँ। उस अग्नि में तप के ही मुझे लगता है कि आज मुझे ऊपर वाले ने तराशा है। और मैं तराशने में अपनी शक्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल फॉर्म की बात। जो मेरी अंतरात्मा है उसको तराशा है, जो मेरी सोच है उसको तराशा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रेशर्स आए, जितने भी खतरनाक जो चैलेंजेस आए लाइफ में, उन सब ने मुझे शेप किया है इनटू बिकमिंग व्हाट आई हैव बिकम। सर, अभी तक की जर्नी में अगर मैं पूछूं हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा है, कौन से फेज का, अगर आप शेयर करना चाहो और आज भी आप याद करते हैं तो? बहुत सारे हाई पॉइंट्स हैं। सर, एक अगर कोई आप मेरा तो सबसे शुरुआती हाई पॉइंट पे हुई थी, और वो इतने हाई पॉइंट पे हुई थी कि मैं अभी बता रहा था कि मेरा पहला एड टाइम मैगजीन में हाँ आया था। या वो बहुत बड़ा हाई था, क्योंकि वो खुद भी मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ ये। सैलरी भी आपकी हाँ, जो वो आपने सोची थी उससे ज्यादा थी। उससे ज़्यादा नहीं बाबा, उससे कहीं ज़्यादा थी। तो हाँ, वो तो उतना सोचा भी नहीं था मैंने। हाँ, ऑफ कोर्स, आई मीन वो हाई पॉइंट था। फिर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी आई थिंक बैंड ऑफ बॉयज़ ने बहुत जो शुरू में हमने पॉपुलैरिटी देखी है, वो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल थी। मतलब वो जो आज आप देखते हैं ना कि किसी आर्टिस्ट का शो, जब वो स्टेडियम में सब लोग मोबाइल्स लेके ऐसे हमने वो भरे हुए स्टेडियम में परफॉर्म किया है 2002-3 में, 3 में, 2003, जब ये सब पॉसिबल ही नहीं हाँ, होता था। तब तो कल्चर भी नहीं तब आता। हमने किया हुआ है, और हमने लड़कियों को रोते हुए देखा है, हमारे कपड़े फटते हुए देखे हैं, हमने बहुत कुछ देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हाई पॉइंट्स बहुत देखे हैं, और सारे हाई पॉइंट्स के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बिकॉज आज हम लोग उन हाई पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देवर द हाई हाँ, पॉइंट्स। आज हम लोग मुझे उन गानों से याद करते हैं, उन चीज़ों से याद रखते हैं। तो they were the high points of my life, so which is why we are talking about those high points today. ट्रू। सर, आपको 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता है, लेकिन मेजॉरिटी आज भी अगर जो लोग हैं वो बोलते हैं यार ये तो अनुपमा का पति है, ये तो वनराज है। तो वो कहीं लगता है कि क्योंकि आज भी वो एक टैग साथ में जुड़कर आता है। अमजद खान साहब को लोगों ने अमजद खान कम बोला, गब्बर ज़्यादा बोला। मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी गिफ्ट है कि आपका कोई कैरेक्टर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया हो लोगों के दिमाग पे कि लोग आपको उस कैरेक्टर से याद करने लगते हैं। बच्चन साहब को, धर्म जी को लोग अगर साथ में देखें तो जय वीरू ही बोलते हैं, हाँ, है ना। आज भी जय वीरू चलता है। तो ये कैरेक्टर्स की पावर होती है। जब कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा हो जाता है या वो एक अलग लेवल पे चला जाता है, तो लोग कैरेक्टर को याद करते हैं, एक्टर को भूल जाते हैं। सर एक और गाना था पंकज उधास जी का, मैं खाने से शराब से। जब वो आया था तब तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जब जैसे ही बड़ी हुई तो कंटिन्यूस वो गाना चलता था टीवी पे। तो उसमें वो जो फ्रेंडशिप थी, जो डांस था, आज भी वो हुक स्टेप्स ना तब भी करते थे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, बिकॉज उसमें कोई नहीं थे, सिर्फ आप थे और आपके को स्टार थे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैं कमेंट्स में भी पढ़ रही थी, तो लोग ये जो नहीं तब देखा होगा तो उन्होंने ये भी कमेंट्स में लिखा था, अरे ये तो वो वनराज है, मतलब वो शौक थे। और एक कमेंट्स तो ये था कि भाई यही पॉप कल्चर के चक्कर में मैं वो बीट म्यूजिक जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो यूएस से मंगवाया था। तब ऐसे उस पे आपका क्या टेक है? आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल यार। मुझे ऐसा लगता है कि वो हालांकि वो गाना हमारा नहीं था, हम लोग ने नहीं गाया था, पंकज दास जी का गाना हाँ, था। बट बिकॉज मैं उस गाने में आई वॉज एक्टिंग इन दैट सॉन्ग, तो वो गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर है। आज भी मुझे लोग मैसेज करते हैं कि सर आपका वो गाना हम अभी भी रोज़ सुनते हैं। ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अभी भी रोज़ सुनते हैं, मैं खाने से शराब से। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रिप ऑल्सो। हम लोग स्विट्ज़रलैंड में हमने शूट किया था वो, और अनुभव सिन्हा डायरेक्टर थे उसके। तो बड़ा मज़ा आया था, पूरी एक टीम गई थी। हम लोग तीन तीन वीडियोज़ वहाँ शूट करने गए थे। उसमें मैं था, मेरे साथ विशाल था जो को एक्टर था मेरा, जॉन था, जॉन इब्राहिम था, और आई थिंक एक और कोई लड़की साथ में गई थी।
बस हम लोग गए थे वहाँ पे और गाने शूट किए हमने, वहाँ पे रहे, घूमे फिरे, खाया पिया, मज़ा किया। और ये सोचा ही नहीं था कि गाने का क्या होगा, बट वो गाना इतना सुपर हिट हो गया हाँ कि आज तक लोग वो गाना सुनते आ रहे हैं। तो गाने की ताकत ही होती है। सर, इसमें फ्रेंडशिप भी दिखाई है। फ्रेंडशिप पे ही गाना था हाँ वो, और उसमें मतलब वो दिखा देते हैं कि कैसे दोस्ती कितनी अनइनहिबिटेड होती है, कैसे हाँ, दो दोस्त मिलके उनके लिए फिर वो उनकी दोस्ती के सामने सब कुछ बेकार है। कितनी लाइंस भी भी अच्छी है उसमें कितनी कि अच्छी लड़की निकल जाए सामने से, कुछ भी हो हाँ जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता था। अल्टीमेटली इट वाज अबाउट द टू बॉयज enjoying their life and enjoying celebrating their friendship basically. सर, फ्रेंडशिप की बात हो रही है तो बहुत एक्टर्स लोगों का कहना है कि इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, फ्रेंडशिप है ही नहीं, फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी, आपका क्या टेक है इस पे? बिल्कुल सही टेक है। हाँ बहुत मुश्किल है फिल्म इंडस्ट्री में रियल फ्रेंड्स बनाना, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे लोग बदलते बहुत जल्दी हैं। ये जो इंडस्ट्री है इसमें मुझे लगता है कि ये महामारी है, एपिडेमिक है ये, कि यहाँ पे लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं और लोगों का वक्त बदलता है तो लोग बदल जाते हैं, और बहुत रेयरली कोई ऐसा आपको मिलेगा जो उस चीज से इफेक्ट ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार जो एक इंसिडेंट, एक समय आया जब वो सारे फिल्टर आउट हो गए, तो पता चल गया कौन कितने पानी में है, सब खत्म हो गया। लव टू लिव इन अ मेक बिलीव वर्ल्ड, मैंने तो अपने सामने देखा है लोगों को, एक in spite of the fact that it was not their age, it was not their time to become like that, but still I think थोड़ी सी सक्सेस मिलती है तो लोग बहुत जल्दी, जी। मुझे लगता है, बौखला जाते हैं। आई बीन वेरी लकी विद द फ्यू गुड फ्रेंड्स, एंड मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो दूसरी फील्ड्स के हैं। बेसिकली अभिनेता से कहीं ज़्यादा रियल होता है, क्योंकि वो जो होता है वो होता है। अभिनेता वो नहीं होता वो जो दिखाता है। हो सकता है बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो जिनको डर लगता होगा, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो डरा देते हैं एक्टर्स को। If you're good with your work, you want to just completely stay away from the negativity, which is also fair, I think. जैसे मैं नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ज़िंदगी में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत जंगें लड़ी हैं, तो आई डोंट वांट नाउ एट दिस स्टेज इन माई लाइफ, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी unnecessary chaos in life. You want to be peaceful. If I take a decision, it has to be mine. I'll take my decision, I'll move on.
I don't want to care about what goes on behind. So that's how it is. सर इनिशियल डेज में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो फिर आपको ऐसा हुआ है कि यार मैं बोलूँगा, या फिर आप बोल देते थे बेधड़क तब भी नहीं, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ कि मैं बोल देता था। कि अगर नहीं मिला रोल तो नहीं मिला? नहीं मिला, और मतलब कुछ पहले तो एक ज़माना था जब मैं हाथ पैर से भी बोलता था, बट अब तो मैंने मुँह से भी बोलना छोड़ दिया है। So there was a time like that also, but वो एक हर चीज़ की एक उम्र होती है। हम सब मैच्योर होते हैं, इवॉल्व होते हैं और मूव ऑन करते हैं आगे लाइफ में, फॉर द बेटर, यू नो, फॉर द बेटर थिंग्स इन लाइफ। तो मुझे लगता है कि ये हर इंसान में होना बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी भी अपनी कमियां हैं उनको आपको पूरा करना चाहिए, और एक बेहतर इंसान बनने की जो कोशिश है उसको हमेशा जारी रखना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हम सब जो हैं वो कोई भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल यू शुड डू इज, यू शुड केयर अबाउट इज बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ गुड पर्सन, दैट इज व्हाट यू शुड वर्क ऑन। बाकी सब चीज़ें तो हो ही जाती हैं। सर आए दिन शोज में हम देखते हैं कि पेमेंट्स चेक नहीं है। अनुपमा में भी ऐसा हुआ, ये रिश्ता में भी कई बार एक्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया। तो डू यू फील कि एक्टर्स को जो उनका इंटरेस्ट है उसके लिए या कॉन्ट्रैक्ट या समथिंग कुछ एक प्रोटेक्शन होना चाहिए? बिकॉज एक्टर पूरी अपनी जी जान लगा देता है, फिर सडनली रातों रात 100% होना चाहिए। किसी भी प्रोड्यूसर में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई एक्टर आता है और अपना सब कुछ लगाता है किसी भी किरदार में, उसका इंटरेस्ट जो है, उसकी आर्ट जो है, उसकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक क्लॉज ऐसा होना चाहिए कि ये होता है वो मिनिमम गारंटी, या एक होता है लॉक इन पीरियड जो होता है, वो लॉक इन पीरियड बहुत अच्छी तरह से ड्राफ्ट होना चाहिए उसमें कि ये लॉक इन पीरियड है, कि ये लॉक इन पीरियड में एक्टर, अनलेस द एक्टर डज समथिंग completely illegal or unprofessional, which may cause damage to the producer, I don't think the producer should have the right to shunt out an actor on their whim, कि भाई उनका कुछ किसी बात पे ईगो हर्ट हो गया या कुछ हो गया तो उन्होंने निकाल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी अनफेयर, और ये किसी भी प्रोड्यूसर में ऐसी ताकत नहीं होनी चाहिए। सो ये पहले भी होता था जब आपने शुरुआत करी थी, और आज भी तो हो ही रहा है। देखिए, आई वुड से दैट आई हैव बीन वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि ना तो मेरा कभी कॉन्डक्ट ऐसा था, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि कभी किसी ने ऐसा या इस तरह की सिचुएशन में आया कि कोई मुझे निकालने की सोचे या निकालने की बात करे या कुछ ऐसा करे मेरे साथ। ये तो कभी हुआ नहीं। शायद मेरा कॉन्डक्ट ऐसा था कि लोगों ने कभी इस तरह की दिशा में सोचा ही नहीं, यू नो। बट आई थिंक जो भी प्रोड्यूसर्स ये करते हैं आज की डेट में, कोई भी हो, उसको ये चीज़ अलाउ नहीं होनी चाहिए कि बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स दे हैव द स्ट्रेंथ और द राइट टू रिमूव एन एक्टर ओवरनाइट, बिकॉज एक एक्टर भी इंसान है, और इतने सारे नए एक्टर्स हैं, यंगर एक्टर्स हैं, इतने सारे वो एक्टर्स हैं जो अगर किसी चीज़ में अपना समय दे रहे हैं तो उन्होंने बहुत कुछ उसमें डाला होता है, दे पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट। उनकी रोजी रोटी का सवाल होता है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई क्लॉज होना चाहिए। सर हॉट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और अनुपमा में छिड़ गई है जंग फैंस के बीच में भी, तो क्या कहना चाहोगे आप उस पे? क्योंकि बीच में ये भी खबर थी कि क्योंकि सास भी नंबर 1 पर है, अनुपमा 2 पर है, और फिर ये कहा था कि टीआरपी चार्ट्स गलत आए। मुझे तो पता भी नहीं एक्चुअली, ऑनेस्टली। क्योंकि जब मैं अनुपमा कर रहा था तब भी मैं वो शो देखता नहीं था। अनुपमा सर नहीं देखते थे आप? नहीं, अनुपमा नहीं देखता था मैं अपना काम करता था, काम पूरी शिद्दत से करता था, और उसके बाद पब्लिक पे छोड़ देता था कि भैया वो डिसाइड करेंगे कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं। बट मैं शो नहीं देखता था। शुरू में मैंने देखा था बिकॉज शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगता था, द कहानी, द स्टोरी वॉज वेरी गुड, सो आई वॉज ऑलवेज वेरी कीन मैं देखूँ कि कैसा वो निकल के आ रहा है। बट आफ्टर सम पॉइंट अगेन वो जब चीज़ें रिग्रेसिव होने लगी कहानी में, तो मैंने देखना छोड़ दिया। तो मैं अपना काम करता था शिद्दत से, और उसके बाद मैं जाके अपना काम करता था घर पे। हैविंग सेड दैट, टीआरपी का जो वॉर है वो मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है, कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक ऐसी ब्रांड है जिसको कोई चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज इट पाइनियर्ड सुपर स्टारडम ऑन टेलीविजन इन आवर कंट्री। सुपर स्टारडम टेलीविजन एक्टर्स को उसी शो से मिला है, तो चाहे वो स्मृति हो, चाहे और जो भी जितने भी एक्टर्स थे उस शो, आई थिंक सब
बहुत लेजेंडरी लेवल पे चले गए बिकॉज दे वर अ पार्ट दैट शो एंड पीपल एंड देयर इज स्टिल एन ऑडियंस टू दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन करना तो बिल्कुल ही बेकार है, कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं। एक चीज़ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टेलीविजन में वो ये है कि एक समय के बाद कहानी बहुत रिग्रेसिव हो जाती है, हम्म, तो कंटिन्यूस इवॉल्व नहीं रह पाती बिकॉज एक तो डेली शो का कल्चर ऐसा है कि वो कंटिन्यूसली आपको कहानी Continuously बनानी पड़ती, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप नहीं रह सकते बहुत लंबे समय तक। बट टीआरपी वॉर का तो अपने हाथ में कुछ है नहीं। आई थिंक कभी कोई शो ऊपर है, कभी कोई शो ऊपर है। और अनुपमा, मुझे लगता है कि अनुपमा हैज़ डन इट्स रन। आई थिंक 4 साल जब तक मैं था तब तक तो मुश्किल से 1 या 2 बार ही वो पहली पोजीशन से ड्रॉप हुआ है, उसके बाद का मुझे पता नहीं। मुझे एनीवे लगता है स्टोरी वाइज एंड एवरी विच वे आई थिंक अनुपमा हैज़ डन इट्स रन। तो अभी तो वो जो भी है मुझे लग रहा है वो भगवान की कृपा चल रही है। सर एक चीज़ और कभी आपको इनसिक्योरिटी या फिर एक एक्टर को इनसिक्योरिटी होती है जब ट्रैक चेंज होता है, तो क्योंकि राइटिंग चेंज हो जाती है, सारा फोकस उस नए किरदार पर आ जाता है, तो वो कभी होता है कि यार फैंस अब कैसे पसंद करेंगे, मेरा ट्रैक कैसा लिखा जाएगा? नहीं, कभी नहीं। आई एम सुधांशु पांडे यार। आई हैव डन, आई हैव गॉट सो मच ऑफ बॉडी ऑफ वर्क बिहाइंड हाँ। मी दैट आई ऑल दीज थिंग्स विल नेवर मैटर टू मी। हो सकता है मैं कभी बहुत छोटा सा रोल करूं और कोई बहुत बड़ा रोल कर रहा है या कोई बड़ा एक्टर है और मैं छोटा एक्टर हूँ, इनसिक्योर होके कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज मैं तो वही हूँ जो मैं हूँ। मुझे, मैं अपना काम अच्छी तरह से करूँगा, उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसको हमेशा प्यार मिलेगा। अब मैं इस चक्कर में परेशान हूँ कि यार अरे उसका, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से कैसे सफ़ेद सफ़ेद क्योंकि कैसे। बहुत अक्सर ना लोग हो हम्म। जाते हैं इनसिक्योर कि यार। हाँ, बट मुझे भगवान ने कुछ ऐसा बनाया कि मैं बहुत सिक्योर आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे अपनी कला पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, मेरा जो स्किल है वो मैं जानता हूँ। तो मुझे कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि यार 10 लोग आएंगे जाएंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा सर कभी। लास्ट सेकंड शो, हमारे पास टाइम कम है। हम्म। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने तरला दलाल का शो होस्ट करा है, रियलिटी शो हम देख चुके हैं ट्रेटर। हम आपको कुकिंग शो होस्ट करते हुए देख चुके हैं, लेकिन खाना बनाते हुए कब देखेंगे? कुछ रियलिटी शो आप करना चाहोगे कुकिंग? अरे हाँ, मैं 100% आई वुड लव टू डू, जैसे वो जो लाफ्टर शेफ आता है ना, वैसा शो मैं मुझे करने का बहुत मतलब बड़ा मज़ा आएगा अगर मैं ऐसा शो कुछ करूँ तो अगर विपुल मुझे बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा उसमें भी, लाफ्टर शेफ में। बहुत, हम लोग देखना चाहेंगे आपको। हाँ आई वुड चाय लव। तो आप बहुत अच्छी बनाते हो, इतना तो मुझे पता है, बाकी का मुझे पता नहीं नहीं है। नहीं, ये भी काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। ओके, लास्ट क्वेश्चन। बिग बॉस 19 को लेकर खबर आई थी कि अब इन्फ्लुएंसर्स नहीं होंगे, लेकिन अब बैक टू बैक इन्फ्लुएंसर्स के भी नाम आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे कि वो जो पहले वाला चार्म है वो कहीं मिसिंग है या? मुझे तो पहले भी चार्म नहीं था बिग बॉस का, और अब भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और इन्फ्लुएंसर्स एक ऐसी ब्रीड है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि इन्फ्लुएंसर्स क्यों बोला जाता है उनको, किस चीज़ का इन्फ्लुएंस करते हैं वो लोग। हाँ, ये ज़रूर देखता हूँ मैं, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं कुछ लोगों की। अगर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हेल्पफुल है, दैट इज़ वेरी गुड। बट एक दो जो चीज़ें मैं देखता हूँ इन्फ्लुएंसर्स की, वो तो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस होती हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर्स बोलना चाहिए बिकॉज उन, दैट इज़ रॉन्ग इन्फ्लुएंस, दैट इज़ नॉट सर इन्फ्लुएंस। जाते जाते अब अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या नए प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख सकते हैं वो? होपफुली जल्दी कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो कीप मी इन योर प्रेयर्स कि मैं कुछ फिर से ऐसा कोई कैरेक्टर आपके सामने लेके आऊँ या प्ले करूँ जो आपको याद रह जाए, जैसे गब्बर सिंह के बाद वनराज शाह आया था, उसके बाद फिर से मैं कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँ। बाकी आप सब लोग हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए।